हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो लेक्चर है वो है सीट वायबिलिटी, सीट डोरमेंसी और कैसे हम सीट का ट्रीटमेंट करेंगे या डोरमेंसी को कैसे हम ब्रेक करेंगे उसके रिगार्डिंग आज का लेक्चर है। तो सीट वायबिलिटी होता क्या है, मतलब सीट की जर्मिनेशन कैपेसिटी। सीट वायबिलिटी मतलब कि सीट के अंदर जर्मिनेशन की कैपेसिटी है या नहीं। क्लियर है? जैसे हम अपने सेंस में बात करें कि हमारे जो वर्किंग करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है ना, कि हम 2 घंटे में किसी काम को फिनिश कर सकते हैं, 3 घंटे में किसी काम को फिनिश कर सकते हैं, है ना। ए बी 2 बंदे हैं, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी किसी काम को 6 घंटे में करता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। तो वो कब चेक होती है, चेक कब करते हैं हम कैपेसिटी, जब उससे वर्क करवाया जाएगा, ए बंदे से वर्क करवाया जाएगा, बी बंदे से वर्क करवाया जाएगा, तब उसकी कैपेसिटी हमें पता चलेगी कि वो 2 घंटे में ये काम फिनिश कर सकता है और बी जो है 3 घंटे में ये काम फिनिश कर सकता है। वैसे ही सीट की जो वेबिलिटी है, मतलब सीट की जो जर्मिनेशन की कैपेसिटी है, उसको भी क्या करता है, टेस्ट किया जाता है कि भाई ये सीड जो है वो जर्मिनेशन के लिए कैपेबल है या नहीं है, उसके अंदर वेबिलिटी है या नहीं है। उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीट वेबिलिटी, सीट की डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करेंगे उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीट वेबिलिटी होता क्या है, मतलब सीट वेबिलिटी होता क्या है। तो हम सीधा से यहाँ पे बोल सकते हैं कैपेसिटी of the seed to germination। कैपेसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेशन मतलब सीड की कैपेसिटी जर्मिनेशन होने के लिए कि वो उग सके, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। तो इसको हम सीड वायबिलिटी बोलते हैं। सीड वायबिलिटी मतलब सीड की कैपेसिटी जर्मिनेशन होने की। तो अब ये हम पता कैसे करेंगे कि जो हम सीड लेके आए हैं या जो हमारे पास सीड है उसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं जर्मिनेशन की। या तो आप उसको खेत में डाल के देखो, दाने गिन के, है ना, वो उगेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये तो क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि भाई आपका सीजन आ गया और आप उसको खेत में डाल के देख रहे हो, 8 दिन 10 दिन के अंदर वो उग क्या रहा, कितने पौधे उगे वो फिर काउंट करो। ये एक जस्ट कॉमन मेथड है जिसको हम बोल सकते हैं, जनरली फार्मर यूज़ करते हैं। सीज़न के पहले वो मिट्टी के अंदर दाने गिन के डाल देते हैं और फिर बाद में जब वो उग जाता है तो उसको काउंट करते हैं कितने प्लांट जो हैं, जैसे उनने 10 सीड डाले तो 10 सीड में से कितने प्लांट उगे, 100 सीड डाले तो 100 सीड में से कितने प्लांट जर्मिनेट हुए। वो एक मेथड है। क्लियर है? तो कैपेसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट, उसको हम सीड वायबिलिटी बोलते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि जो हमारा सीड है वाइबल है या उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी, तो उसके अंदर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं पता करने के लिए कि सीड जो है उसके अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी है कि नहीं, तो उसके लिए जो टेस्ट होते हैं, पहला होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। पोटेशियम परमैंगनेट मेथड ये क्वालिटेटिव मेथड है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है आपको। थर्ड है ग्रोडेक्स मेथड। ये जो है ये जर्मिनेशन इंडिकेटर है और इसका ब्रांड नेम क्या है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम ब्रोमाइड इसका ब्रांड नेम है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है। एक और होता है गाढ़ा टेस्ट, है ना, ग्लूटामिक एसिडिक डाइकार्बोक्सिलिक एक्टिविटी टेस्ट। और भी सारे नाम आपके नोट्स में दिए हुए हैं, वो सारा आपको याद रखना है। नाम इसलिए याद रखना कि एग्जाम में सीधे आपको ऑप्शन दे देंगे कि और ऑल ऑफ दिस फॉर्म भी दे सकता है कि सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे टेट्राजोलियम, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्रोडेक्स मेथड एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आप लगा सकते हो। तो ये सारे नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेट्राजोलियम टेस्ट। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। टेट्राजोलियम है क्या, टेट्राजोलियम टेस्ट कैसे करते हैं और क्या है, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो है मेथड ये क्विकेस्ट मेथड है। ये जो मेथड है वो क्विकेस्ट मेथड है। इससे बहुत ही रैपिडली या बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है कि हमारे सीड जो है उसके अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी है या
नहीं है। दूसरा, इसको बायोकेमिकल भी मेथड भी कहते हैं, इसको बायोकेमिकल टेस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए? इसके अंदर जो है वो केमिकल कौन सा यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए? इसके अंदर जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड। ये केमिकल इसके अंदर होता है। इस टेस्ट में इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। टेस्ट करते कैसे हैं? अब ये जो केमिकल है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसका हम क्या करते हैं, इस केमिकल का 0.5 to 2% सॉल्यूशन, 0.5 to 2% सॉल्यूशन में सीड को क्या करते हैं, शॉक करते हैं। ठीक है, सीड को रखते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं 1 to 5 मिनट्स के लिए रखते हैं। ठीक है, 1 to 5 मिनट्स के लिए इसके अंदर रखते हैं। और रखने के बाद क्या होता है, जो हमारे सीड होते हैं, अगर मान लो सीड वाइबल है, ठीक है, जो क्या है, जो वाइबल सीड है, या बोल सकते हैं जो लिविंग एम्ब्रियो है, उसका जो कलर क्या हो जाएगा, उसका जो कलर होगा वो हो जाएगा ब्राइट रेड कलर, उसका ब्राइट रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो सीड जो हमने लिए हैं वो उनमें जर्मिनेशन कैपेसिटी है, वो सीड वाइबल है। कैसे पता चलेगा कि ये जो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड जो केमिकल है 0.5 to 2% सॉल्यूशन के अंदर हम सीड को रखेंगे, तो सीड का जो कलर है, मतलब जो वाइबल सीड है या जो लिविंग एम्ब्रियो है जिसके अंदर कैपेसिटी है जर्मिनेशन की, उसका जो कलर है वो ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा, चेरी टोमेटो कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सीड के अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी है। और यही मेथड के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विच वन टेस्ट इज़ बेस्ट फॉर सीड वाइबिलिटी। तो टेट्राजोलियम टेस्ट सबसे बेस्ट होता है सीड वाइबिलिटी के लिए, और सीड वाइबिलिटी के सबसे बेस्ट होता है। और दूसरा ये क्विक मेथड भी है, और उसका केमिकल पूछा जाता है। क्लियर है? बाकी के सिर्फ आपको नाम याद रखना है क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, सीड डोरमेंसी। क्लियर है? सीड डोरमेंसी होता क्या है? डोरमेंसी का मतलब सिंपल सा सेंस में बात कर लो, है ना। जब हम बहुत सुस्त होते हैं, हमारे काम करने की इच्छा नहीं होती है, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं या सोते रहते हैं, बिल्कुल सुस्त अवस्था में चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो वो क्या होती है, डोरमेंसी कंडीशन। मतलब हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है ना। हम रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, है ना, बिल्कुल रेस्टिंग फेज़ में। या डॉक्टर हमें बोलता है कि बिल्कुल आराम करो, कोई काम मत करो। तो रेस्टिंग फेज़ जो होता है वो डोरमेंसी होती है। क्लियर है? तो डोरमेंसी क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? हम बोल सकते हैं रेस्टिंग स्टेज, या हम बोल सकते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ द सीड। ठीक है, सीड की रेस्टिंग स्टेज को ही हम क्या बोल देते हैं, सीड डोरमेंसी बोल सकते हैं, या सर्वाइवल मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, सीड की, उसको सीड डोरमेंसी कहा जाता है। अब जो है सीड डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है। वैसे तो सीड डोरमेंसी 2 ही प्रकार की होती है, प्राइमरी डोरमेंसी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी। लेकिन एक सीड डोरमेंसी जो होती है वो हमारे द्वारा हो जाती है। मतलब क्या कि हम सीड को ज़्यादा गहराई में प्लेस कर देते हैं सोइंग के टाइम पे, तो वहाँ पे सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो उस तरीके की जो डोरमेंसी होती है उसको हम इन्फोर्स्ड डोरमेंसी कहते हैं। मतलब कि सीड के जैसे नॉर्मली सीड का जो डेप्थ रहती है, जिसका हम जो सोइंग टाइम पे जब सोइंग डेप्थ रहती है वो 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। कुछ ग्रुप में हम 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं, जैसे ग्राम में, क्योंकि विल्ट का इशू रहता है या हेलिकोवर्म आर्मीचेरा का इशू रहता है अर्ली सोइंग लेट सोइंग का कंडीशन में। तो वहाँ पे नॉर्मली जो है 3 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखते हैं। अगर हमने सीड को ज़्यादा गहराई में प्लेस कर दिया, मान लो 10 से 15 सेंटीमीटर अगर डीपर प्लेस कर दिया, तो वो सीड वहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि बहुत सारे वहाँ पे फैक्टर्स काम करते हैं। सोइल मॉइस्चर हो गया, सोइल एरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, सोइल की कॉम्पैक्टनेस हो गई, ये सारे फैक्टर वहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से सोइल जो है डोरमेंसी में चला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं टाइप की बात करूँ
टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, अगर टाइप्स ऑफ डोरमेंसी की बात करूं यहाँ पे मैं, तो क्या होती है, सबसे पहले बात करूं प्राइमरी या मैं बोल सकता हूँ इनेट डोरमेंसी, ठीक है। सेकेंड होती है सेकेंडरी, या इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी। और थर्ड जो होती है वो इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, ठीक है, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है, वैसे जनरली 2 ही होती है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। थर्ड जो है, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि हम सीट को डीपर प्लेस कर देते हैं, ज़्यादा गहराई में प्लेस कर देते हैं सोइंग के टाइम पे, तो वो डोरमेंसी में चला जाता है। तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको क्या होता है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीट, ठीक है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीट की वजह से इन्फोर्स्ड डोरमेंसी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डोरमेंसी की। प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है? अब प्राइमरी डोरमेंसी जो होती है, मतलब बोल सकते हैं इनेट डोरमेंसी या प्राइमरी डोरमेंसी, ये जो होती है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, और सीट का हार्ड सीट कोड होता है। सीट के ऊपर हमने बात की थी, सीट के ऊपर क्या होता है, एक सीट कोड होता है। उस सीट कोड की वजह से भी क्या होती है, सीट में डोरमेंसी आ जाती है। मतलब वो जो सीट कोड होता है वो हार्ड होता है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है सीट के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे डोरमेंसी होती है। तो ये प्राइमरी डोरमेंसी होती है किसकी वजह से, ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एम्ब्रियो से रिलेटेड, या सेकेंड हार्ड सीट कोड की वजह से, या फिर केमिकल प्रेजेंट इन सीट कोड, ठीक है। कुछ इनहिबिटर्स या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सीट के अंदर, जिसकी वजह से भी क्या होता है, डोरमेंसी हो जाती है, डोरमेंसी इंड्यूस हो जाती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, हार्ड सीट कोड हो गया, या फिर केमिकल या इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं सीट कोड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, सीट में डोरमेंसी आती है, उसको हम प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। प्राइमरी डोरमेंसी को भी 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एक्सोजीनस डोरमेंसी, और सेकेंड होती है इंडोजीनस। एक होता है एक्सोजीनस डोरमेंसी और एक होती है इंडोजीनस डोरमेंसी। एक्सोजीनस डोरमेंसी किसका मतलब क्या है, सीट के आउटर पार्ट की बात हो रही है, बाहर से जो डोरमेंसी, बाहरी फैक्टर की वजह से जो डोरमेंसी होती है। तो एक्सोजीनस डोरमेंसी जो होती है वो हार्ड सीट कोड की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो पल्सेस जो होती है, उनका जो सीट का जो कवर होता है या सीट कोड होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो वहाँ पे जो है एक्सोजीनियस डोरमेंसी हो जाती है। अब हार्ड सीट कोड की वजह से क्या होता है, उस मॉइस्चर जो है वो सीट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो डोरमेंट ही रहता है, जर्मिनेट नहीं होता है। सेकेंड यहाँ पे बात करते हैं, सेकेंड और क्या हो सकता है, दूसरा है केमिकल या इनहिबिटर प्रेजेंट इन सीट कोड। सीट कोड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो डोरमेंसी होती है उसको हम केमिकल डोरमेंसी बोल सकते हैं, है ना, केमिकल डोरमेंसी उसको हम कह सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार को हम एक्सोजीनियस डोरमेंसी कहते हैं। हार्ड सीट कोड जैसे फिजिकल, जैसे पल्सेस के अंदर होता है, केमिकल प्रेजेंट इन सीट कोड, तो उसको हम केमिकल डोरमेंसी कह सकते हैं। एंडोजीनियस की बात करें, एंडोजीनियस जो डोरमेंसी होती है वो जेनेटिक फैक्टर, किसकी वजह से, जेनेटिक फैक्टर, या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो के कैसे, यहाँ पे पहली कंडीशंस क्या बनती है, एक तो हो गया इमेच्योर एम्ब्रियो। अगर क्या है, एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो इस टाइप की जो डोरमेंसी होती है, इसको मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी कहते हैं।
मॉर्फोलॉजिकल इंडोजीनियस डोरमेंसी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। एग्जांपल की बात करो तो एप्पल के अंदर इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, जिसकी वजह से उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, वो डोरमेंसी में चला जाता है। सेकेंड अगर टाइप में बात करूँ तो यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इनहिबिटर्स बोल सकते हैं हम, इनहिबिटर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर कुछ इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप की जो डोरमेंसी होती है उसको फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी कहते हैं। और इनहिबिटर्स क्या हो सकता है, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, कुछ फिनॉल्स हो सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है। ये जो कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, डोरमेंसी को इंड्यूस करते हैं। तो जो प्राइमरी डोरमेंसी, उसको एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस दो अलग क्लासीफाई किया था, उसको हमने देखा किस तरीके से प्राइमरी डोरमेंसी होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डोरमेंसी हम कहते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, ये जो होती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। किसकी वजह से, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हैं, टेम्परेचर हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई, रेनफॉल हो गया, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से, है ना, मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सीड जर्मिनेशन के लिए फैक्टर्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, है ना, एयर मतलब ऑक्सीजन, देन कैपेसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट, वो हो गया। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, लाइक टेम्परेचर की वजह से डोरमेंसी होती है, उसको थर्मोडोरमेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है, एक होता है स्केटोलाइट डोरमेंसी। स्केटोलाइट डोरमेंसी जो होता है वो ड्यू टू लाइट, या हम बोल सकते हैं एंड ऑस्मेटिक स्ट्रेस की वजह से जो डोरमेंसी होती है उसको हम बोल सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर लॉगिंग की वजह से जो डोरमेंसी होती है ना, वो सब किस में आता है, सेकेंडरी डोरमेंसी में या इंड्यूस, मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। अगर टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो उसको थर्मो डोरमेंसी कहलेंगे। स्केटोलाइट की वजह से हो रहा है तो अगर ड्यू टू लाइट और ऑस्मेटिक स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो उसको स्केटोलाइट डोरमेंसी कहेंगे। और वाटर लॉगिंग की वजह से डोरमेंसी होती है। क्लियर है, तो ये सेकेंडरी डोरमेंसी है। और तीसरी जो डोरमेंसी मैंने बताई, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड की वजह से होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनका कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर इस सीड डोरमेंसी को हम ब्रेक कैसे करेंगे। सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट करेंगे जिससे सीड डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए और सीड जो है जर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक होता है स्कैरिफिकेशन, एक मेथड है स्कैरिफिकेशन एंड एक मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक होता है स्कैरिफिकेशन और एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। दोनों को समझते हैं। स्कैरिफिकेशन मतलब जब सीड हार्डनेस की वजह से अगर डोरमेंट है, सीड अगर हार्डनेस की वजह से डोरमेंट है तो वहाँ पे हम स्कैरिफिकेशन करते हैं। और अगर सीड मान लो एम्ब्रियो की वजह से या जेनेटिक फैक्टर की वजह से डोरमेंट है तो वहाँ पे हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। याद रखना, स्कैरिफिकेशन की कब करेंगे, जब सीड डोरमेंट है किसकी वजह से, हार्ड सीड कोड की वजह से। ठीक है, तब हम करेंगे स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में करते क्या है, स्कैरिफिकेशन को और अगर हम फर्दर क्लासीफाई करूँ तो स्कैरिफिकेशन में सबसे पहले आ जाएगा, उसमें हम करेंगे एसिड स्कैरिफिकेशन। क्या करेंगे, एसिड स्कैरिफिकेशन करेंगे। एसिड स्कैरिफिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, एसिड स्कैरिफिकेशन में हम केमिकल यूज़ करते हैं
kg ऑफ सीड फॉर 1 to 2 मिनट्स या 20 मिनट्स। ये जो टाइम है वो टाइम डिपेंड करता है सीड के कोट के ऊपर, ठीक है। जनरली मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 100 ml पर kg ऑफ सीड फॉर 1 to 5 मिनट्स, लेकिन ये लिखना सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि अलग अलग क्रॉप के जो सीड है उसका जो सीड कोड होता है वो उसका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्रॉप का नेचर अलग, क्रॉप के नेचर के बेसिस पे या सीड का जो सीड का जो कोट होता है, हार्डनेस होती है उसमें, उसके बेसिस पे टाइम जो है ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है? जैसे मैं जनरली यहाँ पे बात करूँगा, जनरली मैं अगर बात करूँ तो कॉटन, ठीक है। कॉटन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन को अगर हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं एट द रेट ऑफ H2SO4 से, तो इन दोनों का रेशियो कितना रखा जाता है? इनका रेशियो रखा जाता है 10:1। मतलब 10 यहाँ पे अगर हम कॉटन सीड लेंगे तो 1 यहाँ पे क्या होगा? H2SO4 फॉर 20 मिनट्स के लिए करते हैं। ये मोस्ट IMP इसलिए है क्योंकि ये रेशियो जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कॉटन और H2SO4 का रेशियो क्या रखा जाता है सीड ट्रीटमेंट के टाइम पे, या सीड स्कैरिफिकेशन हम करते हैं डोरमेंसी ब्रेक के लिए, तो कॉटन और H2SO4 का रेशियो क्या रखा जाता है? 10:1 यहाँ पे रेशियो ये रखा जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया एसिड स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एसिड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा तो वो इसमें हम बोल सकते हैं एसिड स्कैरिफिकेशन हो गया। फिर आता है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में करते क्या है? सीड को रब करते हैं, बस इतना शायद याद रखना। सीड को यहाँ पे रब्ड किया जाता है हार्ड सरफेस पे, या रब्ड विथ सेंड के साथ, सेंड पेपर के साथ इसको रब किया जाता है। क्लियर है? इसमें बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप बिटर गार्ड का। बिटर गार्ड का एग्जांपल है। बिटर गार्ड को हम सेंड पेपर के साथ 2:1 रेशियो में स्कैरिफाई करते हैं, ठीक है। बिटर गार्ड विथ सेंड, तो 2:1, 2 सीड बिटर गार्ड के और 1 यहाँ पे सेंड रखेंगे। तो यहाँ पे बिटर गार्ड बेस्ट एग्जांपल है। उसको ऐसा रब किया जाता है। रब करने पर क्या होता है? उसका जो सीड कोट है वो निकल जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, नीडल से उसको पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। तो उसके अंदर बिटर गार्ड्स विद सेंट हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है थर्ड वन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसी में है ना, इसी में मैं बात करूँ तो थर्ड वन स्कैरिफिकेशन में होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? वहाँ पे सीड को सोक्ड करते हैं 75 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर में, बस इतना है, जिससे उसकी डोरमेंसी जो है ब्रेक हो जाती है। तो ये 3 तरीके के स्कैरिफिकेशन जो है किए जाते हैं। सीड का जो हार्ड कोड होता है, हार्ड सीड कोड होता है उसके लिए, ठीक है। स्कैरिफिकेशन किसके लिए कर रहे हैं? सीड का जो कोड होता है वो उसमें हार्डनेस होती है, उसको ब्रेक करने के लिए एसिड स्कैरिफिकेशन H2SO4 मैकेनिकल करेंगे, उसमें सैंड पेपर के थ्रू हॉट वाटर 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हॉट वाटर के अंदर रखा जाता है। दूसरी मेथड की हमने बात की, वो क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, स्ट्रेटिफिकेशन कब किया जाता है? जब वहाँ पे जेनेटिक फैक्टर की वजह से क्या हो? डोरमेंसी हो, मतलब एम्ब्रियो की वजह से, ठीक है। जब डोरमेंसी हो तब किया जाता है, ठीक है। मतलब इंटरनल डोरमेंसी जब होती है, तो यहाँ पे करते क्या है? यहाँ पे लो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। लो वाटर ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पे सीड को 2 to 8 डिग्री, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 24 आवर्स के लिए रखा जाता है, जिससे जो सीड होता है, सीड वो अपनी नेचुरल कंडीशंस में आ जाता है और जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसके अंदर। क्लियर है? नाउ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा आई थिंक। और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिनकी वजह से डोरमेंसी होती है ना।
कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या ग्रोथ रिटार्डेंट है जिसकी वजह से डोरमेंसी होती है। जैसे मान लो जिब्रेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इनकी वजह से डोरमेंसी होती है। एब्सिसिक एसिड की वजह से डोरमेंसी होती है। जैसे मैं बात करूँ KNO3, इसका 1 से 2% हम यूज़ करते हैं पोटैटो में डोरमेंसी ब्रेकिंग के उसके लिए। थायोयूरिया यूज़ करते हैं 1% पोटैटो में डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ये भी काम करते हैं डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए और इंड्यूसिंग के लिए। क्लियर है? तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम सीट वेबिलिटी और उसका टेस्ट, देन सीट डोरमेंसी क्या होती है और सीट ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, सीट का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, सीट का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं सोइंग से पहले, तो उसको करते हैं FRI मेथड से। याद रखना, FIR ऑर्डर में, FRI ऑर्डर में करते हैं। FIR ऑर्डर का मतलब क्या है? F का मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे फंजीसाइड से, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इंसेक्टिसाइड से, उसके बाद हम करते हैं राइजोबियम कल्चर से। ठीक है, इस तरीके से हम जो करते हैं FRI मेथड से इसको ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो ये भी आप ऑर्डर आपको याद रखना कि इसी ट्रीटमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, FRI, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, देन राइजोबियम कल्चर या PSB कल्चर। यहाँ हम PSB कल्चर से इसको करते हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की वजह से। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।